अध्याय। वक्फ संशोधन विधेयक पर तकरार एक बार फिर बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी जहां उस संशोधन विधेयक को लाने पर आमादा है, वहीं उसके सहयोगी दल उसको लेकर एक विरोध का स्वर उनमें देखने को मिल रहा है। यानी बीजेपी के साथ तालमेल नहीं दिखाई पड़ रहा है, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो और चाहे एलजेपी हो। लेकिन सवाल इस पर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लाना चाह भी रही है या नहीं चाह रही है। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि 2 अप्रैल को यानी कल वो इस विधेयक को लाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस तरह से तो कई बार कह चुके हैं विधेयक लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच इस विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, उसको देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने की सरकार लाने का प्रयास करेगी। क्योंकि लाने का मतलब है कि इस पर वोटिंग कराना, इसको पास कराना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उस तरह की सहमति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। सीधे देखते हैं क्या कहा है शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि 2 अप्रैल का दिन बड़ा खास है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार उन पर घिरने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है तमाम चीज़ों पर, और अब उसमें भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है, उसको देखते हुए डाइवर्ट करने की ये कोशिश है। बिल लाने की कोई सरकार की तैयारी नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिल को लाना होता तो अभी तक सहयोगी दलों के बीच में कोई सहमति दिखाई पड़ती, उस सहमति का पूरी तरह से अभाव दिख रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। देखिए, हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। ने भी कहा कि और ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। संसद का सत्र चल रहा है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं सत्र में। बिल कैसे लाएगी, सीधे रुख करते हैं लोकसभा का और देखते हैं वहां इस समय क्या हो रहा है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंडिया में आएंगे, अगर भारत में आएंगे तो जो हमारे भारत के किसान जो अन्न उगाते हैं उसके कीमतें गिर जाएगी। मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बेटे सिराज पे, आप बेटे सीट पे, शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबको बोलने दूंगा, आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको, नारेबाजी करें सदन के बाहर, नारेबाजी सदन के बाहर करिए।
सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोल रहा मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटे लाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। तमाम मुद्दों पर शून्यकाल में विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। कई मुद्दे हैं, कई स्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन वो नोटिस रोज ही खारिज हो रहे हैं। अभी उस जो नोटिस कुछ दिए गए थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी, गौरव गोगोई की ओर से भी, लेकिन स्पीकर ने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी की स्पीकर ओम बिरला कई बार सोचे कि स्थगित न की जाए, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनको मजबूर कर दिया सदन की कार्यवाही स्थगित करने पर। हाँ, इनको इसमें मजबूर कर दिया गया, चूंकि वो सदन चलाना नहीं चाहते थे बिरला साहब भी, चूंकि वो कह रहे थे कि अगर नारेबाजी होगी तो सदन नहीं चलेगा। अरे भाई, नारेबाजी होगी तो सदन क्यों नहीं चलेगा? सदन चलाइए आप, जिम्मेदारी आपकी है, स्पीकर आप हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता पक्ष की, सदन चलाइए। सदन क्यों नहीं चलाते? और अगर नारेबाजी हो रही है तो नारेबाजी किस बात को लेकर हो रही है? जिस बात को लेकर नारेबाजी हो रही है उस समस्या का समाधान कीजिए। सदन है किस लिए? इसीलिए ना कि इस पर ऐसी बात है, जो टैरिफ है उस पर चर्चा की मांग होगी, कल से लागू होने हैं, भारत सरकार का क्या स्टैंड है, उसी के बीच में वक्फ संशोधन विधेयक लाने की बात कह दी है किरण रिजिजू ने, जिसके लिए कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी की ध्यान भटकाने की कोशिश है। और सदन अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग होगी और उस पर कुछ तो कहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए चूंकि सरकार घिरी हुई है जबरदस्त तरीके से समीर जी, और वक्फ बिल पर भी उसके सहयोगियों से उसको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, तो इसलिए अगर ले भी आएगी तो ये इसको लाकर केवल प्रस्तुत कर देंगे और उस पर बहस नहीं कराएंगे फिर, चूंकि ये गिर जाएगा फिर। चूंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव है। और ये अब जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस समय भी विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना हो रहा है, और वहाँ उनके अध्यक्ष जो है, महासचिव जो है मुजद्दिदी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोगों ने जब 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क में रहना स्वीकार किया था, तो हमने ये स्वीकार किया था कि हम यहाँ की चीज़ें मानेंगे और हम अपनी मस्जिदों और मदरसों पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। बहुत लंबा उनका भाषण है कि हम चाहते हैं कि शुरू का अगर हम सुन सकें उनका 2-1 मिनट का तो वो बेहतर रहेगा। समीर जी, एक बार सुनते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव, उनका धरना प्रदर्शन विजयवाड़ा में चल रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में इसके विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार किया हुआ है। विजयवाड़ा में सुनते हैं क्या कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महाधरना में हम आप तमाम हजरात को वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं तहे दिल से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया हिंदिया का मुत्तहिदा और मुत्तफ़िक़ा प्लेटफार्म है। बोर्ड की आवाज़ पूरी मिल्लत इस्लामिया की आवाज़ होती है। हम हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि हमने मुल्क की आज़ादी के मौके पर जहाँ ये फैसला किया था कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, वहीं ये भी फैसला किया था कि हम इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी और इस्लामी पहचान और इस्लामी शाइर के साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे, हमारी मस्जिदें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे, मस्जिदों से अजानें भी होती रहेंगी। ये सरजमीन हिंद हमारे जबीनों के सजदे से क़यामत तक आरास्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए।
हम किसी एक चीज से न कल दस्तबरदार हुए थे, न आज हो सकते हैं और न क़यामत तक इंशाअल्लाह दस्तबरदार होंगे। ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को कम करे, उनके हुकूक को छीन ले, उनको उनके मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें कतअन मंजूर नहीं है। आपके ये मंजूर नहीं है। तो विजयवाड़ा में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा है वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इसको कल ही यानी 2 अप्रैल को लाने की तैयारी में है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है और गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि इसी सत्र में लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसकी तैयारी नहीं है और ना ही सहयोगी दल उसके साथ में है, इसलिए यह विधेयक नहीं आ पाएगा। बहरहाल आता है या नहीं आता है वो हम देखेंगे, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के भीतर भी इसको लेकर विरोध है, उसको देखते हुए इसकी संभावना कम ही लग रही है कि सरकार इस विधेयक को ले आएगी संसद में, क्योंकि उसको पास कराने का बहुमत उसके पास बहुमत का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। यह सीधे तौर पर देखने में आ रहा है। एक बार सुनते हैं कि क्यों विरोध क्यों हो रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और सरकार अगर लाती है तो राजनीतिक दलों का रुख क्या रहने वाला है। सुनते हैं मनोज झा को। तैयार है, वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? मनोज झा को सुन रहे थे हम लोग। कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने फिर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज हो रहे हैं, लेकिन इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है वक्फ संशोधन विधेयक। और कहना है विपक्ष का कि तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक बार फिर इसका शगुफा छोड़ा है कि हम उसको लाने जा रहे हैं। लाने की उसकी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि विधेयक को पास कराने के लिए उसके पास बहुमत का इंतजाम ही नहीं है। उसके सहयोगी दल उसके खिलाफ हैं, वो उसको भरोसा नहीं दे पाए हैं या उनका भरोसा हासिल नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी कि वो इस पर विधेयक में उसका साथ देंगे। एक बार सुनते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। इसको भ्रम में डालने वाली बातें कर रहे हैं और ये किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। देख, बारे में जानना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इन्होंने खुद ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, पूरा देश इस बात को देख ले। 2009 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद से लिखा है कि वो के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनकी रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे। 2013 में जब बिल आया था, रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब बिल आया था, तो उस बिल को भी ये देखिए आप, वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर 2009 का मैनिफेस्टो है बीजेपी का, जिसमें ये रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात कह रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र नहीं है। और उसी रहमान कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया तो उनके सांसदों ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने उसमें हिस्सा लिया डिबेट में, उसमें हिस्सा लिया मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, उसमें हिस्सा लिया शहनवाज हुसैन ने, और इन्होंने तो सपोर्ट किया बाकायदा। 2013 के बिल को, अमेंडमेंट्स को, संशोधन को सपोर्ट किया बीजेपी ने। अब इसके आगे आ जाइए, उस अमेंडमेंट्स के आधार पर जो सुझाव दिए गए थे उसमें यह कहा गया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑनलाइन करना है। इन्होंने 13 के बाद 14 में इनकी सरकार बन गई। राज्यों में भी ज्यादातर इनकी ही सरकारें थी, केंद्र में इनकी सरकार है पिछले 11 साल से।
सारे डाटा इकट्ठा करके, सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करके इन्होंने ऑनलाइन किया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि क्या दोहरा चरित्र है बीजेपी का। तो संजय सिंह का साफ कहना है कि इस मुद्दे पर भी, वक्फ मामले पर भी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है। पहले वो कुछ कहती थी और अब कुछ कह रही है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सहयोगी दलों का सहयोग उसको नहीं मिल रहा है, यह हैरानी की बात है। बावजूद इसके किरण रिजिजू कैसे ये दावा कर रहे हैं कि 2 तारीख को, यानी 2 अप्रैल को, कल वो विधेयक को पेश करने वाले हैं लोकसभा में। हाँ, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो खबर है समीर जी, वो खबर ये है कि नीतीश कुमार ने इसमें जमकर पंगा फंसा दिया है। जो उनके राजीव सिंह और ललन सिंह हैं, उनके मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम सदन में अपना रुख स्पष्ट करेंगे इस वक्फ बिल पर, जब सदन में आएगा। पहले तो बड़ा समर्थन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की भाषा, लगभग उस तरह, पहले उस तरह की भाषा बोल रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि हम सदन में अपना रुख स्पष्ट करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये उनकी तरफ से वक्तव्य आया है। दूसरा जो समीर जी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने 3 संशोधन रखे हैं मोदी जी के सामने, उनकी सरकार के सामने। एक तो उनका संशोधन ये है कि किसी भी हाल में जो ये कानून है ये आएगा तो ये नई संपत्तियों पे होगा, पुरानी संपत्तियों पर नहीं होगा। एक तो ये उन्होंने लिखा है, मतलब उनका ये दिया है। और तीसरा ये कहा है कि जो संपत्ति जो मतलब जो पंजीकृत नहीं होगी वक्फ में, केवल उस पर होगा। यानी जो पंजीकृत वक्फ में नहीं है उन पे अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस पर इस पे लागू होगा, जो पहले से पंजीकृत है उस पर लागू नहीं होगा। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर इस बिल का मतलब ही क्या रह जाएगा? जो मकसद है, जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी क्यों लाना चाह रही है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आ रहा है। तो नीतीश ने जो आखिरी सुझाव दिया है वो यही है कि मंदिर, मस्जिद, दरगाहें अगर उसमें हैं तो ये बने रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, दरगाह और मदरसे अगर हैं तो वो बने रहेंगे। तो भी खत्म हो गया बीजेपी का एजेंडा। तो जो उसे तो मस्जिदें गिरानी है, दरगाहें गिरानी है, मदरसे गिराने हैं, तो वो एजेंडा भी खत्म हो गया। तो नीतीश ने ये 3 जो फंसा दिए हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन हो सकता है कि ये सही भी हो। लेकिन ये भी है अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी बिल्कुल 2 फाड़ हो गई है। हम अपने साथी अविनाश से चाहेंगे कि उस पर कुछ और रोशनी डालें, लेकिन उनकी पार्टी के कई सांसद खुले तौर पर इसके विरोध में आ गए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक उनके नेता है क्या, गुलाम गौस कुछ करके, हाँ वो MLC है, वो खुलकर बोल रहे हैं। खालिद अनवर जो है खुलकर बोल रहे हैं। तो कई लोग उनके खुलकर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सेक्युलरिज्म से समझौता नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अब एक बार पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि बिहार में किस तरह से राजनीति फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इस विधेयक को लेकर मुसीबत में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं पहले अखिलेश यादव को। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। तो अखिलेश यादव तो और कांग्रेस पार्टी ये लगातार विरोध कर ही रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। अविनाश, क्या बिहार से खबर आ रही है, क्या पेच फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है? किरण रिजिजू पेश कर पाएंगे ये बिल? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल यदि पेश कर भी दिया जाएगा तो क्या सरकार इस बिल को पास करा पाएगी? मुख्य बात तो वही सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप, क्योंकि अमित शाह ने बोल दिया है कि हम इस बिल को लेके आ रहे हैं। अमित शाह ने ये नहीं कहा कि हम इस संसद से इस सत्र में इस बिल को पास कराएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि बजट सत्र में हम इस बिल को लेके आएंगे, क्योंकि संघ का भी बीजेपी पर दबाव है। आपने देखा होगा जब 21 से 23 मार्च के बीच में RSS की जो बैठक हुई थी बेंगलोर में, तो तब भी उन्होंने ये बोला था कि जो स्टेप मोदी सरकार वक्फ बिल को लेकर उठा रही है वो ठीक स्टेप चल रही है, सही दिशा में चल रहे हैं। तो आरएसएस का दबाव तो है ही है कि भाई आप इसको लेके आइए सदन में और उसको पास कराइएगा। दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं। टीडीपी की तरफ से भी कुछ संशोधन आ गए हैं सामने, अब बताया जा रहा है कि 3-4 संशोधन उन्होंने भी दे दिए हैं। जेडीयू की तरफ से भी आ गए हैं। एलजेपीआर भी इस ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों को लेकर। तो अमित शाह का जो बयान कि भाई इस सत्र में हम बिल पेश कर रहे हैं, तो वो 2 तारीख को पेश तो हो रहा है, लेकिन बिल पर चर्चा होगी, बिल पास भी कराया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा अभी भी बीजेपी के पास में नहीं है, मोदी सरकार के पास में। क्योंकि जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से आज भी ललन सिंह का बयान आया है कि हम अपना स्टैंड सदन में
साफ करेंगे, क्योंकि अभी अमित शाह बिहार में गए थे तो जेडीयू को उम्मीद थी कि अमित शाह जाकर ये बोल देंगे कि भाई जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें हमारे सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, लेकिन अमित शाह वही लाइन पकड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र में पकड़े हुए थे। महाराष्ट्र में भी आप यही बोलते थे कि भाई हमारा तो सीएम सामने है, हम तो इसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने तो खुलकर बोला था, जब एक बार चुनाव के दौरान ही मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा था कि आपका सीएम उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने बोला था कि आपके सामने ही बैठा हुआ है सीएम उम्मीदवार, तो बोले वही सीएम है और वही सीएम रहेंगे। तो साफ सीधा एक तरीके से बोल दिया था कि जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन यहाँ तो आप वो बात भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे आपके सीएम उम्मीदवार तो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इसी को लेकर अब जेडीयू की तरफ से भी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी आप देखिएगा जो जेडीयू के जो नेता हैं, गुलाम घोष का तो सीधा सीधा कहना है कि नीतीश कुमार सेकुलर नेता हैं और वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है कि जो विधेयक आया हुआ है सामने, अगर इसमें जब तक बदलाव नहीं होंगे, जो बदलाव जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और बाकी के जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से जब तक ये बदलाव जो सुझाए जा रहे हैं सरकार उसको लिए तैयार नहीं होती है, तब तक ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और आप टीडीपी का भी बयान देख लीजिए, एक तरह से देखा जाए, हाँ टीडीपी तो पहले से ही उसका स्टैंड लगभग क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि वो मौजूदा फॉर्मेट में जो बिल है उसके साथ जाने वाली नहीं है। अमित शाह जब 2 दिन की यात्रा पर गए तो वो साधने गए हुए थे, लेकिन लग रहा है कि उल्टा सध गया मामला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमित शाह भी जो चीज अमित शाह लगातार 4 महीने से बोल रहे हैं कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। आप वहां गए तो ये चीज भले ही आपने नहीं बोली, लेकिन सीएम पेश आप वहां जाकर फिर भी घोषित नहीं किया। अमित शाह ने क्या बोला कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कि भाई जेडीयू का जो चेहरा है वो और बीजेपी का चेहरा है वो। इसी तरीके से तो आपने महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा था, यानी महाराष्ट्र की स्ट्रेटजी इस बार बीजेपी पूरी तरीके से, जिस पर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल पर ही बिहार चुनाव लड़ना चाहती है। और वही चीज अमित शाह ने जो सीएम आवास में बिहार में नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने वही चीज दोहरा दी है। उन्होंने अमित शाह ने कुछ भी नया नहीं बोला है, क्योंकि कई मीडिया संस्थानों द्वारा यह खबर चलाई गई कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, लेकिन अमित शाह ने एक लाइन भी यह नहीं बोली है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। बस खाली ये बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, और ये आहट दिखाई पड़ गई है नीतीश कुमार को भी। और ये जो संशोधन का जो एक खबरें आ रही हैं कि उन्होंने 3 संशोधन दिए हैं जनता दल यूनाइटेड ने, ये अमित शाह के दौरे के बाद की स्थिति है। और चूंकि दौरे से पहले अमित शाह कह चुके थे कि हम इस सत्र में विधेयक ले आएंगे, वह संशोधन विधेयक, तो ये सीधे तौर पर जेडीयू ने आंख दिखाने की कोशिश की है अमलेंदु जी गृह मंत्री अमित शाह को कि अगर आप नहीं घोषणा करेंगे, औपचारिक आधिकारिक रूप से नहीं घोषणा करेंगे, तो फिर गठबंधन किस दिशा में जाएगा आप देखिएगा। और इसमें आग में घी डालने का काम जो है वो एक फोटो शूट जो हुआ उसने कर दिया है। अमित शाह जी खड़े हुए, अमित शाह जी की एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान खड़े हुए। हम अपनी टीम से कहेंगे वो अगर उनके पास हो तो उसको दिखा सकते हैं, वो चित्र भी जो है इसने आग में घी डालने का काम किया है। चूंकि ये चर्चा होने लगी इस चित्र के बाद कि चिराग पासवान को अमित शाह नीतीश कुमार के मुकाबले, चिराग पासवान जो है वो चेहरा होंगे, ये खबर गठबंधन का। तो ये खबर चलने के बाद अब जो है वो चिराग पासवान तो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं इसी की है जी हाँ, इसी की। तो इसमें चिराग पासवान तो खुलकर जो है वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में बात कर रहे हैं और ललन सिंह कह रहे हैं कि हम इसका फैसला सदन के अंदर करेंगे कि इस पर हमारा क्या रुख है। और खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो 3 संशोधन दिए हैं वो बहुत खतरनाक तरीके के संशोधन है, उसके बाद फिर इस बिल का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। बिल्कुल, उसका मतलब ही नहीं रह जाता। तो एक बार सुनते हैं जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह वो नेता है जनता दल यूनाइटेड के जो इस विधेयक के अभी तक समर्थन में दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड ये नहीं है पार्टी का स्टैंड, लेकिन वो समर्थन में दिखाई पड़ रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं वो, लेकिन अब उनका भी स्टैंड पार्टी के रुख के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ललन सिंह। वक्फ अमेंडमेंट बिल संविधान के खिलाफ है और जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को टीडीपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में
मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। तो जो करेगी लोकसभा में करेगी, संसद में करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अभी तक उसके समर्थन में थे, लेकिन अमलेंदु जी, लल्लन सिंह भाषा अभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसी बोल रहे हैं कि सब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और बिहार में एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं कि आज़ादी के बाद पूरे देश में किसी राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार ने किया है। नहीं, ये तो वो खींच रहे हैं लाइन, लेकिन इसके साथ साथ आंख भी दिखा रहे हैं बीजेपी को। जी हाँ, कि हम जो करेंगे वो संसद में करेंगे। और ये खबर भी है कि वो संशोधन पहुंच चुके हैं बीजेपी की। तो जो संशोधन पहुंच चुके हैं अगर ये करें, इसका मतलब समीर जी ये है कि अभी तक तो नीतीश कुमार की तरफ से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था, और इस पे बाबा संशय जताया जा रहा था कि नीतीश कुमार बिल का समर्थन कर देंगे। लेकिन जब ओवैसी ने जोरदार तरीके से कहा कि मुसलमान तुमको माफ नहीं करेगा, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो धरना हुआ खास तौर से 29 तारीख को, वहां से जो साफ साफ दोनों लोगों का नाम लेकर कहा गया, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, कि आप इस सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए और अपनी छवि आप खराब मत कीजिए। ये जो कहा गया, इसके बाद फिर जो है नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, और चंद्रबाबू नायडू के ये कहने के बाद कि हमारी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों की रक्षा की और आगे भी करेंगे, नीतीश कुमार को थोड़ी दम पड़ी कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी अब तलवार निकाल रहे हैं बाहर, एक तरीके से कहा जाए, तब नीतीश कुमार को थोड़ा दम पड़ा है। तो अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो हैं और जयंत चौधरी जो है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस पे इसी गुट में शामिल हो गए हैं। तो ये अगर हो जाता है तो फिर ये बिल जो है निश्चित तौर पर गिर जाएगा। और जैसा कि संजय सिंह ने परसों कहा था लखनऊ में कि अगर ये बिल लेकर आया जाता है और बिल पास कराने की कोशिश की जाती है तो सरकार गिर जाएगी। तो दो में से एक ही चीज होगी, या तो बिल पास होगा या सरकार गिरेगी। बस इसीलिए ये आशंका जाहिर की जा रही है अमलेंदु जी की बिल सरकार नहीं लाने वाली है, क्योंकि उसको कहीं से भी अब ये नहीं लग रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के बाद अब जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने भी परोक्ष रूप से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और संशोधनों की एक सूची भेज दी है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिन संशोधनों के बाद उस विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसको देखते हुए वो इस बिल को लाने वाली नहीं है, और लाएगी भी तो कम से कम इस सत्र में उस पर वोटिंग नहीं होने वाली है, और ये स्थिति लाने से पहले वो विधेयक को लाना भी नहीं चाहेगी। तो अब बहुत एक विचित्र स्थिति फंस गई है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार उस विधेयक को लाने की कोशिश कर रही है और सहयोगी दल उसको बार बार आंख दिखा रहे हैं। अब सरकार सत्ता में रहे ये देखना है या फिर वो संशोधन विधेयक। जाहिर सी बात है कि सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। संशोधन बिल तो एक केवल संदेश मात्र है, मैसेज है, वो ये देना चाहते हैं, और ये बार बार अगर ये संदेश दे रहे हैं अमलेंदु जी, इसके लिए एक ये भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव के भी मूड में है, और इस विधेयक के जरिए वो अपनी एक पार्टी की लाइन को उस चुनाव में आगे रखेंगे कि हम ये करना चाह रहे थे लेकिन बहुमत की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। एक बार पहले इस पर चर्चा करते हैं, सुन लेते हैं इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। करेगी, शेड्यूल शेयर करेगी आज, और उन्होंने कहा है कि डिबेट डिस्कशन की उन्होंने अपील करी है। किरण रिजिजू ने कहा डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है, कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है। एलओपी को बोलने नहीं देते, मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी, एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब
देखिए क्या हो रहा है। आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहाँ रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इस हफ्ते ही या कल बोल रहे हैं कि टेबल हो जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। डिसेंट नोट भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते। आप कोई सत्ता पक्ष का सदस्य खड़ा होता है, उसका ना माइक बंद होता है, ना उसकी टाइम की पाबंदी होती है। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर टाइम की पाबंदी भी। मैं इस पूरे सत्र तो ये पूरे उस प्रक्रिया पर, कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं और ये लगातार विपक्ष इस बात को उठा ही रहा है कि सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। खैर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब जिस तरह से सरकार घिरी हुई है और एक तरह से खुद ही उसको घोषणा करके कि हम उसको पारित कराने जा रहे हैं या पेश करने जा रहे हैं, संसद में लाने जा रहे हैं, उससे अब सहयोगी दलों ने एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर किया है और उस स्टैंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, बैकफुट पर चली गई है, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है और ये साफ समझ में आ रहा है कि अब जुगाड़ जो है वो हो नहीं पा रहा बिल पास कराने का। तो यही होगा समझिए कि लोकसभा में लाया जाएगा और बिल्कुल पेश कर दिया जाएगा केवल, और उसके बाद वो 6 महीना निकल जाएगा तो बिल अपने आप गिर जाएगा। तो और तब तक बिहार का चुनाव निपट जाएगा। तो ये इंतजार किया जा रहा है कि एजेंडा भी पूरा हो जाए और एक तरीके से सांप मरे लाठी टूटे वाली जो कहावत है वो हो जाए। इसको लेकर जो है वो ये इस पे एक तरह से काम करते हुए दिखाई पड़ रही है बीजेपी। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। विरोध होता दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। इसमें जो एक आप कह सकते हैं कि जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनको एक जगाने का काम किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान के बाद जब उन्होंने सीधे नाम लेकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, जयंत चौधरी इनको कहा है, उसके बाद इन लोगों ने अपने स्टैंड क्लियर करने शुरू किए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इन लोगों को एक चुनौती दी है और उस चुनौती का सीधा असर अब दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी एक बार फिर एक कदम आगे बढ़ाने के बाद उसको पीछे खींचने पड़ रहे हैं अपने पैर। हाँ बिल्कुल, एक कदम उस पीछे खींचने पड़ रहे हैं। और अभी ओवैसी की एक बाइट आई है समीर जी, और उसमें ओवैसी ने साफ कहना है कि ये वक्फ बिल असंवैधानिक है और ये अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का गंभीर उल्लंघन है और ये वक्फ बिल नहीं बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। हम अपनी टीम से कहेंगे अगर वो बाइट हो तो उसको सुनवा। बिल्कुल, उसको सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से क्यों कहा है कि ये बिल ही असंवैधानिक है। सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन से तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है
कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। सर, योगी आदित्यनाथ इज सेइंग दैट तो एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी अपनी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विधेयक के जरिए। तो असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों का निश्चित तौर पर असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी दलों ने स्थिति अपनी लगभग स्पष्ट कर दी है, यानी ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो इस विधेयक का मौजूदा फॉर्म में जिस तरह से अभी वो है उसमें समर्थन नहीं करने वाले हैं। हाँ, इस समय में समर्थन नहीं करने वाले हैं। और जैसा कि खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 3 गंभीर प्रस्ताव दे दिए हैं और इसको लेकर समीर जी ये साफ समझ में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बढ़ गया है और नीतीश कुमार पर जो दबाव पड़ा है उसका तो नतीजे सामने आने लगे हैं। हाँ। अभी हम लोगों ने ललन सिंह को सुना जो केंद्रीय मंत्री हैं, अब हम उनको भी सुन सकते हैं जो कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। वो भी बातें तो हालांकि वही कह रहे हैं, उन्हीं को दोहरा रहे हैं जो ललन सिंह दोहराई, लेकिन इसके साथ साथ वो जो एक तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं वो यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इस तरीके से उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। और ये संजय झा भी, अमलेंदु जी, वही है जो इससे पहले तक इस बिल को लेकर लगभग उसी तरह की बातें कर रहे थे जो बीजेपी का स्टैंड है। अपनी पार्टी का नहीं है, बीजेपी के स्टैंड की बात, बीजेपी के स्टैंड की बातें कर रहे थे। और चर्चा तो यहाँ तक चल रही थी कि संजय झा के जरिए ही बीजेपी जो जेडीयू को तोड़ना चाहती है, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन अब वो बातें नहीं चल रही है, बल्कि अब देखा हिसाब तौर पर जा रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को भी एकजुट कर लिया है और इस मसले पर उन्होंने पार्टी के अंदर एक आम राय बना ली है कि बीजेपी के साथ इस मसले पर नहीं जाना है, चाहे एनडीए से अलग होना पड़े। जी बिल्कुल, तो परिस्थितियां बन सकती हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं संजय झा क्या कह रहे हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। सर, साथ ही अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस की इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली करने की जरूरत है, इसको अपोज कर रहे हैं। भाई ये लोग बताइए ना, जिस स्टेट से मैं आता हूं। तो ये अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर स्पष्ट हो गया संजय झा की बातों से, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार की पार्टी के, कि वो अपने संशोधनों को उसने भेजा है और अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार होती है तो वो समर्थन देंगे। और संशोधन ऐसे हैं कि अगर उन संशोधनों को स्वीकार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी तो जिस मौजूदा फॉर्मेट में बिल लाने की बात हो रही है, या ये कह सकते हैं जो विपक्ष की भाषा में अगर कहें कि जो भारतीय जनता
पार्टी का मकसद है उस बिल को लाने का, वो पूरी तरह से मकसद जो है वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, उसकी कोई मायने नहीं रह जाएंगे। और जो कह रहे हैं संजय झा, वो भी इसका मतलब ये संकेत दे रहे हैं कि जो संशोधन दिए गए हैं वो सरकार मानेगी, वो कह रहे हैं कि हमें आशा है सरकार मानेगी। तो अगर समीर जी ये बिल लेकर जो आया जाएगा उसमें संशोधन नहीं माने गए, इसका मतलब कि वो संशोधन के खिलाफ जाएंगे फिर, और अगर पास होंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने समर्थन क्यों दिया, कौन से आपने जो सुझाव दिए थे वो सरकार ने मान लिए, तो ये सामने आए। यानी समीर जी एक तरीके से अगर सरकार बिल लेकर आती है, पास कराने की कोशिश करती है, तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और चिराग पासवान ये पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएंगे। इनको फिर स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा, या तो बिल के समर्थन में जाओ या फिर बिल के विरोध में जाओ। बीच की बात नहीं चल पाएगी कि हमने सुझाव दिया था, वो सुझाव दिया था और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आपको फेंस के या तो इस तरफ रहना होगा या उस तरफ रहना होगा। और इसलिए कल जो किरण रिजिजू का बयान आया है उससे साफ समझ में आ रहा है कि सरकार के पास इस बिल को पास कराने का इंतजाम नहीं हो पाया है। समीर जी बिल्कुल, संशोधन की बात तो अमलेंदु जी एकदम स्पष्ट है कि जो सत्ता पक्ष के जितने भी संशोधन थे वो सारे संशोधन मान लिए गए और विपक्ष के सारे संशोधन जेपीसी में नकार दिए गए। तो ये तो अपने आप स्पष्ट है कि संशोधनों की बात नहीं मानी गई है। तो लेकिन जो नए संशोधन दिए गए हैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो बताए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, और संजय झा भी कह रहे हैं कि हमने कुछ संशोधन सुझाए हैं, अगर उनको मान लिया जाता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन संशोधनों को मानने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई लॉजिक नहीं दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी वो ला ही इसलिए रही है कि वो इन संपत्तियों का एक तरीके से अधिग्रहण करे, सरकारीकरण करे, और जो आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की उसमें वक्फ बोर्ड जो बनता है उसमें केवल मुस्लिम धर्म के लोग न रहे, उसमें दूसरे धर्मों के भी लोग रहे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये संवैधानिक अधिकार जो धार्मिक संरक्षण के अधिकार मिले हुए हैं उसके खिलाफ जाता है, तो ये तमाम मौलिक अधिकारों का भी हनन करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्या होता है, किरण रिजिजू कह तो चुके हैं कि 2 अप्रैल को ये विधेयक आ रहा है, लेकिन ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, सहमति उनकी बनती नहीं दिखाई पड़ रही है अपने सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे पर, वो स्पष्ट है। लेकिन क्या इस जो 2 तारीख तय की गई है या उसको कहा गया कि इस तारीख को हम लाएंगे, उसके पीछे कोई और भी कारण है? बड़े महत्वपूर्ण बात कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कह रही हैं, क्यों कहा किरण रिजिजू ने कि हम 2 तारीख को ये विधेयक ला रहे हैं? उसके पहले भी वो कह चुके हैं कि हम इसी सत्र में लाएंगे, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या है उसकी चर्चा कर रही हैं। सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो किरण रिजिजू ने 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लाने की बात कही है उस पर। देखिए, हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। सर ने भी कहा कि चर्चा में भाग ले और एक पॉजिटिव। अगेन मैं रिपीट करूंगी, हर रविवार को आकर वो यही बोलते हैं कि हम बिल पेश करेंगे, हम लाएंगे, विपक्ष को इसमें समर्थन देना चाहिए, विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना किसी को बिल का रंग रूप पता है, ना किसी को पता है किस तरीके से चर्चा का विषय बनेगा, किसी को ये भी नहीं पता प्रेजेंट होगा कि नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पर आकर मीडिया से कुछ और बोलना और पार्लियामेंट्री काम करते वक्त कुछ और बातें करना, बहुत ही उसमें अंतर है। मैम, बिल का अपोज करना चाहिए जेडीयू टीडीपी।
तो सीधे तौर पर कह रही है कि ये हर संडे को आकर कह देते हैं किरण रिजिजू कि हम विधेयक ला रहे हैं, और वास्तव में तमाम ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटकाना उनका मकसद है। और 2 अप्रैल को जिस तरीके से जो टैरिफ की घोषणाएं की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और विपक्ष उस पर चर्चा की मांग भी कर रहा था, जिसकी वजह से 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित कर दी। उसको देखते हुए प्रियंका चतुर्वेदी की ये बातें कहीं सही दिखाई पड़ रही हैं कि वास्तव में बिल लाना नहीं, बल्कि बिल के नाम पर तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना है। हाँ बिल्कुल समीर जी, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, चूंकि कल 2 अप्रैल है। हाँ। और कल से वो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लागू करने जा रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया ये टैरिफ तो लागू होकर रहेगा, और मोदी जी जो है वो उसको ठीक कर लेंगे, ये भी कह दिया। हाँ। कि मोदी जी जो है वो बहुत चतुर हैं और वो अपने देश में ठीक कर लेंगे। यानी ट्रंप लगाएंगे टैरिफ, यहाँ बढ़ेगी महंगाई, यहाँ देश की अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, और मोदी जी सब ठीक कर लेंगे। और मोदी जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है ट्रंप के खिलाफ जरा सी भी, और बल्कि तारीफ कर रहे हैं वो पॉडकास्ट में बैठ के ट्रंप की। तो इन सब पर चर्चा ना होने पाए, सरकार किस तरीके से हर मोर्चे पर फेल हो रही है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से गर्त में जा रही है, इन सब पर चर्चा ना होने पाए, तो इसलिए जो है ये शोषा छोड़ा जा रहा है, ये विपक्ष का कहना है, खासतौर से प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है। दूसरा ये है कि समीर जी की सांप्रदायिक एजेंडा धीरे धीरे मतलब सुलगता रहे किसी भी तरीके से, ये भी है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है समीर जी, वो ये है कि अभी मोदी जी जाके मिलकर आए हैं मोहन भागवत से आरएसएस के मुख्यालय में, और वहां जाकर क्या बातचीत हुई है, तो क्या वहां कोई इस पर रणनीति बनी है कि भाई ये मामला सुलगाते रहो, और मध्यावधि चुनाव में जाना है तो औरंगजेब और इसको मथुरा काशी ये सारे मुद्दे सुलगा। चूंकि अब आरएसएस के एक पदाधिकारी दत्तात्रेय घोष बोले, उनका भी बयान आ गया है कि उनके कार्यकर्ता जो है वो काशी और मथुरा के आंदोलनों में शरीक हो सकते हैं। पहले कह रहे थे वो हमारे एजेंडे में नहीं, और वो कह रहे थे कि अब हो चुका बहुत। मोहन भागवत ने कहा कि हर मजार में मंदिर, हाँ कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना ठीक नहीं, ये कहा था। लेकिन अब इस तरीके का बयान आ गया। औरंगजेब को लेकर पहले कहा गया कि ये ठीक नहीं है, फिर कह दिया गया कि वो आक्रांता था, और फिर कह दिया गया कि वो जो है वो यहीं का था, और जिनको श्रद्धा हो वो जाएं। तो ये इस तरीके से, तो क्या ये कोई रणनीति तैयार हुई है कि इन सांप्रदायिक मुद्दों को इतना भड़का लो कि फिर मध्यावधि चुनाव में जाया जा सके, जो कि कमी रह गई थी 400 पार होने में, तो फिर संविधान नहीं बदल पाए थे, तो संविधान बदलने के लिए अब ये सांप्रदायिक मुद्दे भड़काओ कायदे से। तो क्या इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है? इस पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं, और बार बार ये बातें की जा रही हैं कि जब पास पेश नहीं करना है, पास कराने की आपके पास संख्या बल आपके पास नहीं है पास कराने का, तो फिर उसको बार बार उसका जिक्र क्यों करना। लेकिन बार बार उसका जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ दूरगामी रणनीति दिखाई पड़ रही है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस की नेता रंजीता रंजन क्या कह रही हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। और वक्फ संशोधन विधेयक, एक बार ये भी है कि इस विधेयक के जरिए भारतीय जनता पार्टी बार बार एनडीए गठबंधन की मजबूती का लिटमस टेस्ट भी कर रही है कि कितना मजबूत है। लेकिन गठबंधन साफ दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे मुद्दों पर जहां बीजेपी अपना एजेंडा इन राजनीतिक दलों के सहारे लागू करने की कोशिश करेगी, उस पर वो साथ नहीं देंगे। ये इन पार्टियों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। खैर, सुनते हैं रंजीता रंजन को क्या कह रही हैं। और इस मुद्दे पर कई नेताओं के बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई है। रामगोपाल यादव भी कई बार ये कह चुके हैं कि इस तरह के मुद्दों का सरकार को पता है कि वो पास नहीं करा पाएगी, लेकिन जरूरी मुद्दों से ध्यान हटा रहे, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। सुनते हैं, उनको भी सुनेंगे। पहले सुन लेते हैं रंजीता रंजन को क्या कह रही हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। ने कहा है कि सरकार वक्फ बिल लाने के लिए तैयार है। देखिए, आने दीजिए और डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब वो जेपीसी में भी गया तो जो संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उल्टा और अमेंडमेंट हुए। और ये जो देश जिस तरह से चलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो वक्फ बिल है, जिस लैंड की बात कर रहे हैं, जब चर्चा में आएगा तो बातें होंगी। ये कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट। तो इसको आने दीजिए, डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और निश्चित तौर से ये देश के सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है।
तो अमलेंदु जी, अब विपक्षी दल भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने दीजिए बिल को, और यहीं पर संसद में ही देख लिया जाएगा। उस बिल पर संशोधन होता है, बिल पर सरकार बचती है, चली जाती है। जेडीयू के नेता भी यही कह रहे हैं कि आने दीजिए। देखिए, या लल्लन सिंह और कांग्रेस की नेता भी यही कह रही हैं, यानी अब विपक्ष भी चाह रहा है कि ये बिल आ ही जाए और इस पर वोटिंग हो ही जाए। जी, अब यही है, यहीं आके फंस गई है बीजेपी। क्योंकि अगर अब देखिए, अगर बिल आता है और इस पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, इनके सबके चेहरे बेनकाब होंगे कि आप इसके समर्थन में कि विरोध में खुलकर अब आप आइए। और अगर विरोध में जाते हैं तो सरकार गिरेगी, और विरोध में नहीं जाते हैं तो इनका चेहरे बेनकाब होंगे। तो अब विपक्ष भी चाहता है कि क्या आप बहुत कहते रहते कि लाएंगे लाएंगे, तो ले ही आओ। अब तुम संसद में देख ही लिया यार, ले आओ, चलो इस बिल को ले ही आओ। तो यानी एक तरीके से, और इन लोगों को भी पता है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, तो अब बीजेपी कतई लाने वाली नहीं है ये विधेयक, इसलिए बार बार उसको चैलेंज करें कि आप लाइए। बिल्कुल समीर जी, संजय झा की बात से तो एकदम साफ लग रहा है। ललन सिंह तो थोड़ा फिर भी कम स्पष्ट थे, लेकिन संजय झा तो एकदम स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हमने संशोधन दिए हैं। जी हाँ, और हमें आशा है कि सरकार उनको मानेगी, ये कह रहे हैं वो। तो यानी जो संशोधन दिए, जो हम लोगों के सूत्रों के हवाले से खबर थी, वो खबर इसका मतलब समीर जी पक्की है कि जो संशोधन दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से, उनको इस सरकार को मानना पड़ेगा, तभी बिल पास होगा। और अगर वो बिल संशोधन मान लिए जाएंगे तो इस बिल का कोई मकसद नहीं रह जाएगा जिसके लिए बीजेपी लाना चाहती है। तो क्या कहा है संजय झा ने और कौन से संशोधन दिए हैं, जो खबरें आ रही हैं जनता दल यूनाइटेड ने, उसको भी देखेंगे और संजय झा को भी सुनेंगे। पहले सुन लेते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और ज़बरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे, इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है, कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही, ऐसा है। ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि ये कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक, ये कहना है प्रोफेसर राम गोपाल यादव का। और जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनको हम सुनेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारे सुझावों पर भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को लाती है, तब इस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। क्या सुझाव रखे हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे कि संजय झा ने कहा क्या है। हाँ समीर जी, जो सूचना है सूत्रों के हवाले से, वो ये है, जो सुझाव दिए गए हैं, सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, यानी संबंधी सूची में तो राज्य का मामला है, इसलिए नए कानून में यही प्राथमिकता बरकरार रहे कि ये राज्य ही तय करेगा, मतलब स्टेट तय करेगा, सेंटर तय नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा सुझाव ये है कि नया कानून पुनर्प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विवादित हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं है या नई संपत्तियां हैं, उनकी वो तय होंगी इस कानून से। एक तो ये भी बड़ी चोट हो जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है समीर जी, जो और जिसका चर्चा की जा रही थी कि इसलिए लाया जा रहा है कि मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पे कब्जा कर लिया जाए, वो है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन, मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बनी हो, तो उससे तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो दिया। तो यानी तीनों सुझाव ऐसे हैं कि भाई मोदी जी, हम तो आपके बिल का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये बातें आप मान लीजिए। तो ये बातें अगर मोदी जी मान लें तो मोदी जी का बिल बेकार हो गया, और नहीं माने तो सरकार गिर जाए। तो ये इस मोड़ पे आकर हो गई है। हालांकि इस बीच एक और सूचना है, ब्रेकिंग खबर है समीर जी, कि एक और याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो
धर्मस्थल विधेयक है उसको लेकर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये इस बीच में सूचना आ गई, चूंकि धर्मस्थल की बात आई तो इसलिए ध्यान देना। ये 3 सुझाव, ऐसा ये खबरें आ रही हैं कि 3 सुझाव दिए हैं जनता दल यूनाइटेड ने, जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी कर रहे थे कि अगर उनको मान लेती है, अब इस विधेयक में उनको शामिल कर लिया जाता है, तब तो फिर जनता दल यूनाइटेड इस पर अपना समर्थन देने के लिए विचार कर सकती है। अन्यथा इस वक्फ संशोधन विधेयक जो मौजूदा फॉर्मेट में है उस पर वो समर्थन देने वाली नहीं है। सुनते हैं अब पार्टी के अध्यक्ष संजय झा वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखे। सर, साथ ही अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस की इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली करने की जरूरत है, इसका पोस्ट। तो ये 2013 में भी आ गया है अमलेंदु जी, जो बात संजय सिंह कह रहे थे, और उस समय उसी का भारतीय जनता पार्टी उसके ही समर्थन में थी, यानी उसका दोहरा रवैया, जिसकी बात संजय सिंह कर रहे थे वो बात दोहरा रहे हैं संजय झा भी, और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने, हमारी तरफ से संशोधन है, अगर उनको मानती है तो फिर उस पर आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने संशोधन दिया है, और ये संशोधन महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी संपत्तियां हैं उन पर लागू नहीं होगा, यानी जो पुरानी वक्फ की संपत्तियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, ये गारंटी देनी होगी इस कानून में, तभी ये बिल पास होगा। ये एक तरीके से संजय झा ने साफ तौर पर कह दिया है। तो यानी समीर जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी ने अब मोदी जी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमित शाह जो दावा ठोक कर कह रहे थे 56 इंच की छाती दिखाकर कि हम जो लाएंगे उसको पास कराएंगे, तो ले भले हैं, पास नहीं हो पाएगा। पास तभी होगा ये बिल जब इसमें ये संशोधन स्वीकार किए जाएंगे, और ये संशोधन अगर स्वीकार हो जाते हैं तो फिर इस बिल का मतलब क्या रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो तो खत्म हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने इस समय एक तरह से कहा जाए यहाँ लाकर फंसा दिया है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को, और इसके पीछे उस जो फोटो है चिराग पासवान और अमित शाह के साथ नीतीश जी का, उस लगता है उस फोटो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल, उसी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका उस तस्वीर ने निभाई है जैसे असदुद्दीन ओवैसी के भाषण ने। हालांकि ये तो कहने वाली बात है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से देश भर में विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तमाम दूसरे मुस्लिम संगठन उसके साथ हैं, और खुले तौर पर इन पार्टियों को भी उसमें आने की दावत दी गई, हालांकि पहुंचे नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के इफ्तार दावत का जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, उसको देखते हुए ये आभास हो गया है नीतीश कुमार को और चाहे चिराग पासवान को कि जो असदुद्दीन ओवैसी जिस राजनीतिक नुकसान की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक नुकसान उनका होना तय है, और ये उनकी पार्टी के भविष्य के लिए कतई ठीक नहीं होगा। दूसरे ये आशंकाएं भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन राजनीतिक दलों के राजनीतिक भविष्य, इसी तरह का राजनीतिक भविष्य देखना भी चाहती है, क्योंकि अभी तक उसके साथ जो भी पार्टियां रहीं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनके साथ बीजेपी का रिश्ता कुछ ऐसे ही रहा कि बीजेपी ने आगे बढ़ने के बाद उन पार्टियों को वहां से खुद ही खत्म कर दिया या वो अपने आप ही खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, और धीरे धीरे तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म करती जा रही है भाजपा, जो भी उसके साथ जाता है उसको खत्म करती जा रही है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी, इंडिया गठबंधन में आए थे, उससे पहले जेपी नड्डा गए थे बिहार, और वहीं उन्होंने कहा था कि सब सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, केवल बीजेपी बचेगी, ये उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब कि वो जिस पे बढ़ रहे थे आगे उसी पे बढ़ रहे हैं, और अगर ये बिल लाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये बिल अगर पास होगा तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान खत्म हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से अब यहाँ से इनको समझ में आ गया इन दलों को
कि ये वापस करना पड़ेगा, चूंकि कल जिस तरीके से परसों जो संजय सिंह ने कहा था कि अगर ये बिल लाया जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। और संजय सिंह ने ये बात बहुत दावे के साथ कही थी कि उन्होंने कहा था कि वो जेपीसी के सदस्य रहे हैं, इसी जेपीसी के सीधी उन्हें जानकारी है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि ये बिल नहीं लाया जाए, और बिल अगर लाया जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। जी बिल्कुल, सरकार गिर जाएगी और ये वक्फ संशोधन विधेयक सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। सरकार की भले ही कुछ रणनीति दूसरी हो, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि ना तो वो बिल यहां पर ला सकती है क्योंकि पारित होने की कोई संभावना नहीं है, और अगर घोषणा के बाद वो इस बिल से वापस आती है तब भी ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा में क्या है, सहयोगी दलों का रुख क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि अपने एजेंडे लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीतिक दल जो उसका सरकार चलाने के लिए समर्थन कर रहे हैं वो उसके साथ आने वाले नहीं है। अब इसको देखते हुए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल यानी 2 अप्रैल को, जैसा कि किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री है, बहुत ही जिम्मेदार पद पर है संसदीय कार्य मंत्री, जो बिल लाया जाना है उनको ही सरकारी बिल को पेश करना है, उन्होंने घोषणा की है। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल को बिल पेश होता है या नहीं होता है। रहेंगी हमारी निगाहें, आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।